हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पे। आइए आज हम लोग इस चैनल पे मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 पे डिस्कशन कर लें। सेट प्रैक्टिस डिस्कशन नंबर 9 पे आज होगा और पहला क्वेश्चन इसमें समसामयिकी से है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने कनेक्शंस में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही इस पर लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है समसामयिकी से। पहला क्वेश्चन, केरल राज्य में केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ कब किया गया? केरल राज्य में केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया गया है 9 फरवरी 2021 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत की है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन, ध्यान में रखिएगा। और पी विजयन ने यह किस लिए शुरुआत किया है इसका? तो इसके द्वारा शिक्षित युवा वर्ग में कौशल सुधार के लिए केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2021 को किसने पुगलूर जो कि तमिलनाडु में है और त्रिशूर जो कि केरला में है, वहाँ पे HVDC परियोजना का उद्घाटन किया? तो HVDC का उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। और इस HVDC परियोजना की जो क्षमता है वह 2000 मेगावाट की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मेट्रो ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन आरंभ किया? ड्राइवरलेस ट्रेन की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत हुई है और यह शुरुआत हुई है मेजेंटा लाइन पर, ठीक है। मेजेंटा लाइन जो कि 37 किलोमीटर रूट पर चलती है और यह देश की पहली पूर्णतः स्वचालित यानी कि चालक रहित सेवा होगी। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? राष्ट्रगान की धुन बजी थी सबसे पहली बार नागालैंड में। और नागालैंड इसकी स्थापना कब हुई थी? जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर पहली बार नागालैंड की विधानसभा में 12 फरवरी 2021 को राष्ट्रगान की धुन बजी। इससे पहले राष्ट्रगान के नागालैंड में नहीं गाया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट में। भारत चीन विवादित क्षेत्र गलवान घाटी किस देश के किस क्षेत्र में स्थित है? गलवान घाटी जो है यह लद्दाख में स्थित है। आंसर हो जाएगा ये लद्दाख। और यह भारत चीन सैन्य झड़प में भारत के 20 और चीन के 47 सैनिकों की हताहत होने की खबर आई थी, जो कि गलवान घाटी में यह झड़प हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। कोविड-19 संक्रमण के बीच 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किस देश की यात्रा पर गए? श्री नरेंद्र मोदी 2021 में किस देश की यात्रा पर गए थे कोविड-19 के बाद? तो सबसे पहली विदेश यात्रा उनकी बांग्लादेश की हुई थी। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे और इसी उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के मध्य शुरू की गई रेलगाड़ी का नाम क्या है? बांग्लादेश के और भारत के बीच एक चली है ट्रेन जो कि न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच, और इस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। और ये मिताली एक्सप्रेस जो है 27 मार्च को शुरू की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, 27 मार्च 2021 को। और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, कोरोना के इलाज के लिए किसने 2DG दवा विकसित की है? 2DG, ठीक है। 2DG दवा विकसित की है DRDO के द्वारा। इसका भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि बनाया गया है। और इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन एवं एलाइड साइंसेज भी इसमें इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एवं एलाइड साइंसेज। तो इसके डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से यह बनाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का प्रथम देश है? कोविड-19 रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश जो है यह रूस है। आंसर हो जाएगा डी, रूस। 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। आगे है, जून 2021 में भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले किस वैश्विक संगठन के बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए? रंजीत सिंह दिसाले जो है
इनका बतौर शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई है विश्व बैंक समूह के लिए। ठीक है। 9 जून 2021 को किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है अनूप चंद्र पांडे ने। 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को। नेक्स्ट है 31 मई 2021 को कौन वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं टीवी नरेंद्रन। जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना है? तो यह गांव कौन सा है? यह गांव है वेयान गांव। और यह वेयान गांव कहाँ है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा जिले में यह वेयान गांव है और यह 100% यहाँ के वयस्क आबादी को टीकाकरण हो चुका है। मई 2021 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने मिजोरम और किस देश के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकी वायलेट्स परिवार के से संबंधित पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? यह है म्यांमार में इसकी खोज की गई है। आंसर हो जाएगा ए म्यांमार। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल और मिजोरम और म्यांमार के देशों के क्षेत्रों में एक अफ्रीकी वायलेट्स परिवार की एक प्रजाति है, इसकी खोज की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 24 मई 2021 को ज्वालामुखी माउंट न्यूरागोंगो में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश के गोमा शहर में स्थित है? ठीक है। यह गोमा शहर जो है यह कांगो गणराज्य में स्थित है, कांगो गणराज्य में। ठीक है। और यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट न्यूरागोंगो यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यह स्थित है। आगे चलेंगे। मई 2021 में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका मेघालय में इसकी खोज की गई है। ठीक है। सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां मिली हैं मेघालय में। विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्चुअल तरीके से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने किया? तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है श्री नरेंद्र मोदी ने और इस अभियान का उद्देश्य है वर्षा की बूंदों का संरक्षण करना ताकि जल संकट पे काबू पाया जा सके। नेक्स्ट है मैरीटाइम इंडिया समिट 2-4 मार्च 2021 का उद्घाटन किसने किया? 2 से 4 मार्च के बीच हुआ है मैरीटाइम इंडिया समिट। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। और यह उद्घाटन किया गया था वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड के खिलाफ संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ? सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोविड के खिलाफ शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 फरवरी 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। श्री रामनाथ कोविंद जो कि अपने यहाँ पे अहमदाबाद में। ठीक है। 24 फरवरी 2021 से ही भारत इंग्लैंड के मध्य टेस्ट मैच भी खेला गया जिसे भारत ने जीता था। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था लेकिन बाद में फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नेक्स्ट है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि थे। तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि जो है यह थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे इसके मुख्य अतिथि। और यह कहाँ के हैं? यह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। यह वीसी के जरिए यह संपन्न हुआ था, वीसी अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस की किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? राफेल जो है यह फ्रांस की एक कंपनी है
डसाल्ट एविएशन, ध्यान में रखिएगा, रोसॉल्ट एविएशन है और डसाल्ट एविएशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, डसाल्ट एविएशन होगा। ठीक है, डसाल्ट एविएशन एक कंपनी है जिसके तहत लड़ाकू विमान राफेल का निर्माण किया गया है। देश का वो प्रथम राज्य जिसने हर घर जल राज्य बनने का श्रेय प्राप्त किया है, हर घर में जल पहुंचा दिया है, गोवा ने। आंसर हो जाएगा सी, गोवा। ठीक है, गोवा में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की यह एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार राज्य गोवा के सभी ग्रामीण परिवारों को 100% चालू जल कनेक्शन, नल कनेक्शन कर दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय अर्थव्यवस्था से। वर्ष 2020-21 के दौरान देश में तिलहन का कुल उत्पादन कितना होना अनुमानित है? देश में तिलहन का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 के लिए 37.31 मिलियन टन होना अनुमानित है। 37.31 मिलियन टन। यह वर्ष 2019-20 में प्राप्त किए गए 33.32 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 4.09 मिलियन टन ज़्यादा है। ठीक है, 2019-20 में हुआ था 33.32 मिलियन टन और 2020-21 में 37.31 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 के दौरान दालों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? दालों का कुल उत्पादन जो है यह 24.42 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ठीक है, और पिछले वर्ष में यह था 23.03 मिलियन टन, जो कि इस बार 1.40 मिलियन टन अधिक है। नेक्स्ट है, देश में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य है। कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य है 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़। आगे चलेंगे, भारत में वर्ष 2020 में चाय का उत्पादन हुआ। चाय का उत्पादन 2020 में लगभग 1255.60 मिलियन टन किलोग्राम हुआ था। यह 2019 के उत्पादन की तुलना में लगभग 9.7% कम है। ठीक है, कम है यानी कि माइनस में है। आगे है आर्थिक समीक्षा 2020-21। भारत सरकार के अनुसार जून 2020 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण था। तो भारत का बाह्य ऋण यानी कि देश पर ऋण का बोझ, दूसरे देशों के ऋण का बोझ जो है यह लगभग 554.4 अरब डॉलर है। 554.4 अरब डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत में संपूर्ण विश्व में ऋणग्रस्त क्षेत्रों में ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान है। ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान लगभग 23वां है। ठीक है, 23rd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हालांकि विश्व में सबसे ऋणग्रस्त देश जो है अमेरिका है, लेकिन भारत का भी स्थान इसमें 23वां है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो तैयार किया जाता है वह भारत में 2011-12 के आधार पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 जुलाई 2021 को बैंक दर थी। 1 जुलाई 2021 को बैंक दर जो है यह 4.25% थी, यानी कि बी। आगे है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है यह भारत में 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। भारत में कृषि के विकासार्थ शाही कृषि आयोग की नियुक्ति हुई। कृषि के विकास के लिए शाही कृषि आयोग की नियुक्ति जो है 1926 ईस्वी में की गई थी, 1926 में। ठीक है, और कृषि के विचार के हेतु सुझाव देने के लिए शाही कृषि आयोग 1927 में गठित की गई थी। शाही कृषि आयोग 1926 में गठित की गई थी और इसने रिपोर्ट दिया था, और रिपोर्ट 1927 में दिया था। कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वित्त और सहकारिता, इन सब के लिए इसने सुझाव दिए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। किस पंचवर्षीय योजना अवधि में सलेम तमिलनाडु और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? सलेम, तमिलनाडु और विशाखापट्टनम, इन सब में इस्पात कारखाने जो हैं यह चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 को, और एग्जैक्ट डेट थी 6 अप्रैल 1948।
नेक्स्ट है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी। वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? तो 10.9% थी। 10.9%। और स्थिर मूल्य पर यह 8.2%। ये 8.2% वाला जो है यह स्थिर मूल्य पर थी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार सकल घरेलू जिला उत्पादन वाले 4 राज्यों का क्रम घटते या अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर, अर्थात पटना का अधिक है, उसके बाद बेगूसराय उससे कम, फिर मुंगेर उससे कम और सबसे कम भागलपुर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का बजट 2021-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है? बिहार बजट 2021-22 में सरप्लस रेवेन्यू जो है यह सरप्लस रेवेन्यू 9195.90 करोड़ रुपए है, अर्थात 9195.9 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई थी। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई जो है यह 5475.05 किलोमीटर थी। सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना ठोड़ी दर्रा तक की कितनी लंबाई तक विस्तृत है? सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर स्थित है और यह भिखना ठोड़ी दर्रा तक की लंबाई तक यह विस्तृत है। तो इसकी कुल लंबाई जो है भिखना ठोड़ी तक कितनी है? तो यह लंबाई कुल मिलाकर है 74 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई जो है यह है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। ठीक है। आगे है बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता जो है यह कितनी आकलित है? यह है 117.54 लाख हेक्टेयर। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी जो है यह छपरा के निकट मिलती है। छपरा के निकट। ठीक है। छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार के किन 2 शिक्षकों को 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बिहार के 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है और ये 2 शिक्षक हैं हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। हरिदास शर्मा जो है राजकीयकृत मध्य विद्यालय डरहक रामगढ़ कैमूर के प्रभारी प्रधान शिक्षक है, जबकि चंदना दत्त जो है यह मधुबनी की है, राजकीयकृत मध्य विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार के किस शहर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की स्थापना की जाएगी? तो IITTM की स्थापना यानी कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है यह बिहार में कहाँ पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बोधगया। बोधगया में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अबुल कलाम आज़ाद जो दिया गया है वह राजीव रंजन प्रसाद को दिया गया है, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो बिहार जो है देश में 14वें स्थान पर रहा है। आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार सरकार के द्वारा किस जिले के धनरई ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? तो बिहार सरकार ने धनरई ग्राम को चुना है बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल, और यह धनरई ग्राम जो है यह जहानाबाद जिले में है। तो जहानाबाद जिले के इस गांव को, इस प्रखंड को चुना गया है ज्ञान और सीखने के केंद्र के रूप में। ठीक है। ये पंचायत है। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया? 100% डिजिटल बैंकिंग, यह है नालंदा का सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग वाला
जिला बन गया है, ठीक है, नालंदा। और उसके बाद जहानाबाद है। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार में कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर हो जाएगा रुम्मनदेई। ये रुम्मनदेई नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और बिहार के रामपुरवा, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, इन सब से अशोक के स्तंभ मिले हैं, जबकि रुम्मनदेई बिहार में है ही नहीं। मिला तो है लेकिन यह बिहार में स्थित नहीं है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती थी, ठीक है। अंग की राजधानी भी रही थी चंपा, और नदी का नाम भी है चंपा। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? बख्तियार खिलजी का प्रशासनिक मुख्यालय जो है यह बिहार शरीफ में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मदरलैंड नामक अखबार निकालना आरंभ किया। मदरलैंड नामक अखबार निकाला था मजहरुल हक ने, ठीक है। और मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को इसकी शुरुआत की थी सदाकत आश्रम से, ठीक है। आगे है बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए 9,42,000 का टारगेट रखा था, लेकिन एकत्र हुए थे 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए ही एकत्र हुए थे, जबकि 9,42,000 रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति जो है मजहरुल हक बनाए गए थे, और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बनाए गए थे। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से, ठीक है। और यह इस्तीफा उनका दिया गया था 21 नवंबर 1921 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में किसने सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगी थी? गांधी जी से अनुमति मांगी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस लिए? सोडा से नमक बनाने के लिए और चौकीदारी टैक्स न देने के लिए अनुमति मांगी थी। यह कार्यक्रम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, और सत्याग्रह भी आरंभ करने का। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी, यह तो क्लियर है, ठीक है। और कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज पटना में। पटना कॉलेज पटना में। और इसमें संस्थापन में शामिल व्यक्ति कौन कौन थे? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, ये सब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना से संबंधित व्यक्ति थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 61, चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में, अब आ गया भूगोल से, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, और इन दोनों का संगम जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये गंगा है, पद्मा जो है गंगा है, और ये जमुना जो है यह ब्रह्मपुत्र है। यह ब्रह्मपुत्र है जमुना, और मेघना जो है इन दोनों का संगम है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नामचा बड़वा के पास कहाँ प्रवेश करती है? नामचा बड़वा के पास ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप जिमा यांगजोंग झील के पास, ठीक है। शुरू में यह तिब्बत के पठारी इलाकों में यालुंग सांगपो के नाम से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर 1700 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद यह नामचा बड़वा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मिस्ट्रल पवन कहाँ की स्थानीय पवन है? मिस्ट्रल पवन जो है यह फ्रांस की स्थानीय पवन है, जो कि ठंडी पवन है और फसलों के लिए हानिकारक है। ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है?
ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? यह ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक सागर में अवस्थित है। ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक सागर के बीच, अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। आगे है, टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है, किस भूभाग में होता है? आंसर हो जाएगा चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस विभाग में होता है जहां पर चूना पत्थर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टीन मिलता है। टीन कहाँ मिलता है, मतलब किस प्रकार के शैल अथवा निक्षेप में मिलता है? तो टीन मिलता है प्लासर निक्षेपों में। आंसर ए, प्लासर निक्षेपों में। क्वेश्चन नंबर 67, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यह कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी इस मिट्टी का नाम है। भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट, मोनोजाइट जो है यह भारत में तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, और इसके अलावा अन्य भी है। तो इस तरह से आंसर इसका ई हो जाएगा। तमिलनाडु केरल दोनों ही है, तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए यानी कि 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कोलिंस, एडविन बज, एंड्रिन जूनियर, इन सब ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। या अमेरिका के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था अपोलो। ठीक है, तो अपोलो मिशन के तहत ये सभी गए थे, और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एंड्रिन ने चंद्रमा के तल पर कदम रखा था। 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व में है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, इस झील का क्षेत्रफल जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो गहरी झील जो है विश्व की यह है बैकाल झील। आंसर हो जाएगा बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 कह रहा है, वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है? वेल्ड घास मैदान जो है यह दक्षिण अफ्रीका के खुले घास क्षेत्रों में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और ये घास छोटी और छोटी झाड़ियों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र होते हैं। माउंट टाल ज्वालामुखी स्थित है। माउंट टाल कहाँ स्थित है? तो माउंट टाल जो है यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और यह वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 164 में। 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। दबाव समूह का कार्य है। दबाव समूह का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का कार्य है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार संसद को किसके दौरान दिया जाता है? आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बना सकती है। विधि का शासन किस में प्रचलित है? विधि का शासन लोकतंत्र में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? यूएसए अर्थात अमेरिका से कौन सी
विशेषता ली गई है, आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया, तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है? कॉलेजियम व्यवस्था जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। और नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों ही कार्य कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किए जाते हैं। यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं होता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से ही विकसित होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। और मादक पेयों के उपभोग का निषेध, गाय और बछड़ों के वध का निषेध, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये सभी डीपीएसपी के अंतर्गत है, लेकिन डी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसमें 54 सदस्य थे जिसके यह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है गणित से, तो गणित में क्वेश्चन नंबर 84 है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हैं तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1200 रुपये। वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है? इसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर इसका बता देती हूँ, ए हो जाएगा 1/55। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले तीन घन किसी धातु के बने हैं। इनको गोलाकार एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा है, तो नए घन की भुजा जो है यह 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल होगा, तो आंतरिक क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें 7.54 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 7.54 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए 37.1/2%। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर है, तो ब्याज की दर जो है यह है 5%, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है? 5%। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% घटाई गई तो गोले के पृष्ठ में प्रतिशत कमी बताइए। गोले के पृष्ठ में प्रतिशत कमी हो जाएगी 19%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। आव्यूह 572/3 का प्रतिलोम है, इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर केवल बोल देती हूँ, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। √3 + 1/√3 - 1 + √3 - 1/√3 + 1 = व्हाट? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का 4, ठीक है, यानी कि डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा AB बराबर 40 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD बराबर 32 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा DC की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार AD तथा BC भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? AD और BC के बीच की दूरी जो है यह हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 94। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। इसमें 94 का, जब जल का आयतन
जब जल का तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा तो तापमान गिरने से जल का घनत्व भी बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा, और फिर 4 डिग्री से 3 डिग्री सी तक आने पर फिर बर्फ जमने के प्रोसेस से घनत्व का आयतन बढ़ेगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सी पर घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 4 डिग्री सी पर घनत्व जैसे बढ़ेगा आयतन घट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे का पावर जो है यह 0 डायोप्टर होता है। कौन सा तत्व इनमें से अर्धचालक है? इनमें से अर्धचालक तत्व है सिलिकॉन। ठीक है, आगे है इनमें से कौन सी मुख्य तत्व का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है? तो माचिस बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है यह 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है यह बाहरी कक्ष में चक्कर काटता है। ठीक है, और इन दोनों कणों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान जो है लगभग बराबर ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आगे है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो दवा होती है, जो रसायन होती है, वह होती है एलिथ्रिन। एलिथ्रिन जो है यह मच्छर भगाने वाली दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एलिथ्रिन। किसी परमाणु नाभिक या आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप जो है वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, आइसोटोप में प्रोटॉन समान रहते हैं जबकि न्यूट्रॉन भिन्न रहते हैं। इसके कारण परमाणु संख्या समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान भिन्न हो जाता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, और जब तक बच्चा शिशु होता है तब 300 होती है हड्डियों की संख्या, और शिशु अवस्था पूर्ण करके जब वो बालक अवस्था में अथवा वयस्क अवस्था में आता है तो यह 206 हो जाता है। ठीक है, और शिशु अवस्था में हड्डियां छोटी और कमज़ोर होती है, इस कारण 300 रहती हैं, और उसके बाद बड़े होने पर ये जुड़ करके कठोर और मजबूत हड्डी बन जाती है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुष को ही वर्णांधता क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि XY होता है, तो एक ही एक्स है, जबकि स्त्रियों में एक्स और एक्स यानी कि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और इस वजह से मेन फैक्टर यही है वर्णांधता का। तो इस वजह से स्त्रियों में इस रोग के मतलब कम मिलते हैं जबकि पुरुषों में अधिक मिलते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो अमोनियम क्लोराइड से जो धुआं निकलता है वह हो जाता है आपको अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह धुआं होता है। जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा यानी कि घनत्व जिसका 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना है? पीतल का घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? खून के जमने में आवश्यक विटामिन है विटामिन के। अगला है एल्कोहलिक खमीरन।
अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन जो है यह हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है। कौन सा हार्मोन है? इसमें से हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपको इंसुलिन। एक प्रकार का हार्मोन होता है, आरएनए हार्मोन नहीं है, इन्वर्टेज भी हार्मोन नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड ये तो विटामिन है, तो ये सब हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया करता है यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप जो है यह सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिका पे लग गया, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट है 111, इनमें से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा अमरबेल होता है, जो कि आकाश बेल भी कहते हैं इसको, अमरबेल या अमर बल्लरी भी कहते हैं। यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों का भी अभाव होता है और पर्णहरित का भी पूर्णतः अभाव होता है, अर्थात इसमें ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड जो है यह अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पित्तपिंड कहलाती है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? एस्ट्रोजन जो है यह उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। ठीक है, यह स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा निकलता है, यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 114 अर्थात 114, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम जो है वह फूड के वहन के लिए, फूड को कैरी करता है, तो आंसर हो जाएगा ए आहार वहन के लिए। और जाइलम है जल और खनिज लवणों के लिए, और फ्लोएम एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, 115, तपेदिक रोग किस कारण से होता है? तपेदिक रोग जो है यह जीवाणुओं के कारण होता है, आंसर बैक्टीरिया। तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस रोग से सर्वाधिक संख्या में लोग मरते हैं। टीबी की बीमारी, टीबी की वजह से बहुत अधिक मात्रा में लोग मरते हैं। नेक्स्ट है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग बच्चे के वास्तविक माता पिता निर्धारण करने के लिए वंशानुगत बीमारियां, उसका इलाज, अपराध और सैन्य गतिविधियों में किया जाता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा यानी कि तिल्ली। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है आगे का क्वेश्चन, तो इसमें भारतीय इतिहास संस्कृति का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 118 है, वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। सिजदा और पैबो शुरू किया था बलबन ने, सिजदा शुरू किया था बलबन ने, तो इसको समाप्त कर दिया गया था शाहजहां के द्वारा। आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, तो सिजदा को समाप्त किया गया था शाहजहां के द्वारा। आगे है इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर के द्वारा निर्मित किए जाने वाले इमारतें हैं बुलंद दरवाजा, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बुलंद दरवाजा हो जाएगा। गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका निर्माण कराया था आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर। ठीक है, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है सैंधवकालीन जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है यह पाया गया है कालीबंगा में, कालीबंगा में। और यहाँ पर कालीबंगा में जुते हुए खेत के अलावा नक्काशीदार ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना नाम का एक जिला है, लड़काना, इसी लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो मिला है।
नेक्स्ट है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। यह 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। ये हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1938 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा वैयक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना। वैयक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। इसमें भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन किया गया था, व्यक्तिगत अधिकार को भी सीमित किया गया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ली एंड्रयूज वह प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो गवर्नर जनरल का स्वाधीन भारत में पदभार ग्रहण करने वाले थे सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से लेकर 50 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल या फिर अंतिम वायसराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोध के विरुद्ध वो जनमत जुटाने में, बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे और उसके लिए वे गुरिल्ला युद्ध के भी पक्षधर थे। नेक्स्ट है, 1927-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसमें कारण क्या था इसकी पुनरावृत्ति का? तो आंसर हो जाएगा इसका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसके कारण लोगों में हताशा, निराशा और असंतोष भी भर गए थे, जिसके कारण क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी और लोग इस निराशा से निकलने के लिए ही कुछ आतंकवादी क्रियाओं में संलग्न हो गए थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया। किस चीज पर महत्व दिया था? आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों को ही अपने से जोड़ लिया था और स्वदेशी और चरखा को अपनी मुख्य कार्यशैली बना ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जैसा कि अभी हमने बात की, सी राजगोपालाचारी थे और यह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, अंतिम भारतीय वायसराय भी थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जेपी को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 134। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव इस समय नोआखाली में महात्मा गांधी के सचिव रहे थे प्यारेलाल। ठीक है, प्यारेलाल नैयर, इनका पूरा नाम था प्यारेलाल नैयर। ये महात्मा गांधी के सचिव और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। करो या न मरो का नारा किससे संबंधित है? आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और यह बम्बई के ग्वालियर टैंक से यह नारा दिया गया था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को किया गया और इस समय बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। पंजाब के जो मुख्य नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता
अपने प्यारे नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध जालियांवाला बाग में सभा कर रही थी। इसी सभा स्थल में जनरल डायर आ जाता है और उसने पूरे बाग को घेर करके 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलवाई थी निहत्थे भीड़ पर, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुई। किनकी छत्रछाया में हुई? आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता। ठीक है, इरविन गांधी समझौता लंदन में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। और यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह 5 मार्च, यह पूछता है अक्सर, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 1931 को। और 7 सितंबर 2031 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। आगे है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश कौन है? तो कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार देने वाला कानून जो है वह था एक गैर कानूनी संघ अध्यादेश। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई? तो इन सबको फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। सैंडर्स की हत्या का दोषी मान करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। सैंडर्स की हत्या का दोषी माना गया था इन तीनों को और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल जो है यह लखनऊ में कार्यरत थी, लखनऊ में सक्रिय थी। खानवा के युद्ध में पराजित हुआ। खानवा का युद्ध हुआ था अकबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच। अकबर की तरफ से बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें राणा सांगा हार गया था और बाबर विजयी हुआ था। और यह 27 मार्च 1527 को हुआ था। हारने वाले इसमें थे राणा सांगा, राणा प्रताप नहीं, राणा सांगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 27 मार्च 1527 को हुआ था। नेक्स्ट है, बरार राज्य का संस्थापक था। बरार राज्य का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इमाद शाह बराद शाही। ठीक है, बरार राज्य की स्थापना इमाद शाही वंश के फतेहुल्लाह इमाद शाह ने 1490 में की थी। 1490 में। आगे है, प्रियदर्शिका के लेखक हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, इन सब की रचना की थी हर्षवर्धन ने। मौर्यकालीन परिषा, मौर्यकालीन शब्द है एक परिषा, इसका अर्थ होता है मंत्रिपरिषद। तो यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है यह शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 और यह विविध यानी कि मिसलेनियस से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थीं। प्रथम मंत्रिमंडल जब स्वतंत्र भारत की बनाई गई तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री रही थी राजकुमारी अमृत कौर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए व्हाइट ड्वार्फ नामक नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दिया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। और क्वेश्चन नंबर 48, वीरभूमि किनकी समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। इनकी हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेराम्बदूर में कर दी गई थी। बम ब्लास्ट में इनकी जान गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चीनी तकनीक संस्थान जो है यह कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पंचमहल स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। तो इस तरह से समाप्त होती है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएससी को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।